नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज ममता बनर्जी को बहुत बड़ा शौक लगा। 28 साल से वो जिस पार्टी की सर्वे सर्वा थी, वो तृणमूल कांग्रेस उनके हाथ से ऐसे निकल गई जैसे मुट्ठी में से रेत निकलती हो। जो 80 विधायक ममता के नाम और पैसे पर जीते थे, उनमें से 60 ने अपनी दीदी के खिलाफ बगावत कर दी। ममता बनर्जी ने जिस विधायक को 2 दिन पहले पार्टी से निकाला था, उसी विधायक को तृणमूल कांग्रेस के 2/3 से ज्यादा विधायकों ने अपना नेता मान लिया। हृदव्रत बनर्जी ने स्पीकर को विधायकों के समर्थन की चिट्ठी दी और स्पीकर ने हृदव्रत को बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष के रूप में मान्यता दे दी। हृदव्रत ने दावा किया कि पार्टी नहीं टूटी है, वही असली तृणमूल कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं। पार्टी के विधायकों ने पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके हृदव्रत को विधायक दल का नेता चुना। स्पीकर ने उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर मान्यता दे दी। हृदव्रत के साथ आज वो विधायक भी दिखाई दिए जो ममता बनर्जी के खासम खास थे। आज सबने कहा उन्हें ममता से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अभिषेक बनर्जी को किसी कीमत पर नेता नहीं मानेंगे। बुआ से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन भतीजों को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पार्टी की दुर्गति अभिषेक की वजह से हुई। अब सवाल है कि अब ममता क्या करेंगी। बागी गुट ने उन्हें मार्गदर्शक क्यों कहा? क्या पार्टी को बचाने के लिए बुआ भतीजों को साइडलाइन कर देंगी? ममता के करीबी फिरहाद हाकिम ने भी आज कोलकाता नगर निगम के मेयर पद से इस्तीफा दिया। इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन हो जाएगा? पार्टी का नाम और सिंबल किसके पास जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा आज की बात में, लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि बंगाल में आज खेला हुआ कैसे। ममता बनर्जी के करीबी कुणाल घोष और शोभनदेव चैटर्जी बंगाल विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के जिस कमरे में बैठकर रोज प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज ऑफिस का ताला खोलने की मांग कर रहे थे, आज उस रूम का ताला खुल गया। लेकिन विरोधी दल के नेता की कुर्सी पर शोभनदेव चैटर्जी के बजाय हृदव्रत बनर्जी बैठे। हृदव्रत को ममता ने पार्टी से निकाल दिया था। अभिषेक बनर्जी ने शोभनदेव को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने की चिट्ठी स्पीकर को सौंपी थी, लेकिन आज हृदव्रत बनर्जी 60 विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचे, सबको चौंका दिया। स्पीकर को तृणमूल कांग्रेस के 60 एमएलए से सिग्नेचर वाली चिट्ठी सौंपी। इसमें हृदव्रत को लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अकरुज्जमा को तृणमूल कांग्रेस का चीफ व्हिप, जावेद अहमद खान, सबीना यास्मीन, संदीपन साहा और शिवली साहा को डिप्टी लीडर बनाने पर सहमति दी गई। स्पीकर ने करीब 4 घंटे के विचार विमर्श के बाद फैसला सुना दिया। शाम 5 बजे हृदव्रत बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन के चेंबर में पहुंचे। नेता विपक्ष की कुर्सी पर विराजमान हुए और ऐलान कर दिया कि स्पीकर रथिंद्र बोस ने उन्हें नेता विपक्ष के तौर पर मंजूरी दे दी है। अब वो विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर जनता की आवाज उठाएंगे। अब हृदव्रत से पूछा गया, क्या तृणमूल कांग्रेस टूट गई है? क्या उन्होंने पार्टी तोड़ दी है? क्या उन्होंने पार्टी के सिंबल पर दावा किया है? इस पर हृदव्रत ने कहा कि उनके साथ पार्टी के 2/3 विधायक हैं। उनकी पार्टी ही असली तृणमूल कांग्रेस है। ममता बनर्जी अब भी उनकी लीडर है। सभी विधायक चाहते हैं कि ममता बनर्जी उन्हें गाइड करें, उनकी मार्गदर्शक बने। I am categorically telling you, I have inside also told you, we want Mamata Banerjee to be our chief advisor, to give us advices that will help us in strengthening our position as an opposition. As far as the West Bengal State Legislative Assembly is concerned, this, only this, which has been given, the Speaker has accepted that. So the point is that 2/3 of the members, 80 members were elected by in Trinamool Congress symbol. 2/3 of them, more than 2/3 of them, has given our claim and the claim has been accepted. अब सवाल है, अगर हृदव्रत ममता को अपने लीडर मानते हैं, तृणमूल कांग्रेस में ही हैं, तो झगड़ा किस बात का?
इस पर ऋतव्रत ने कहा, अभिषेक बनर्जी की मनमानी का खामियाजा पार्टी के नेताओं को भुगतना पड़ा। अभिषेक बनर्जी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के चुनाव में गड़बड़ी की, विधायकों के फर्जी सिग्नेचर वाली चिट्ठी स्पीकर को सौंप दी। ऋतव्रत ने कहा, अब वो लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अभिषेक बनर्जी की मेंबरशिप खत्म करने की मांग करेंगे। अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है, उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे। As far as this 18 West Bengal Legislative Assembly is concerned, Abhishek Banerjee has no relation with this Legislative Assembly, and as a member of the Parliament, he has sent a letter earlier with forged documents. So it is the prerogative of the Honourable Speaker. Honourable Speaker of the House has prerogative. What he will do, I don't know. But if the House feels, Chair is the supreme custodian of the House. In Lok Sabha, it is the Speaker. In Rajya Sabha, it is the Chairman. As far as the Assembly is concerned, it is the Speaker. So somebody belonging to an elected forum, if such sort of things has happened, even if these things are proved, then the Honourable Speaker of this Legislative Assembly may write, can write, not may, can write if he thinks fit, if he deems fit, to cancel the membership of Sri Abhishek Banerjee from the Lok Sabha of India. ऋतव्रत बनर्जी ने कहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं में, बंगाल की जनता में अभिषेक के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। चुनाव के बाद 26 दिन तक अभिषेक बनर्जी गायब रहे और जब बाहर निकले तो जनता ने चोरों की तरह उनकी पिटाई की। ऋतव्रत ने कहा, ममता बनर्जी बड़ी लीडर हैं, उन्हें जनता का मूड समझना चाहिए, विधायकों की बात सुननी चाहिए। जैसे चोरों को पीटा जाता है ऐसा पीटा गया। फिर बोल रहे थे वहां पिटनी खाने के बाद ये बोला गया कि आवाम है, तो जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, आवाम सिक्योरिटी का इंतजाम करेगा। इधर सब समर मुखर्जी जैसे आदमी हैं, अखरुज जमान है, यहाँ पर जावेद खान है, किसी का भी पायलट नहीं है, सिक्योरिटी भी लिमिटेड है, 1 या 2। हम लोग कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से भी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोई सिक्योरिटी मांगे नहीं है। अभिषेक बनर्जी उस दिन चोरों के जैसा पिटने के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी, तो फिर देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी दिए हैं उनका सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो उनको लेकर हम लोग ये चर्चा नहीं करना चाहते। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। मुझे लगता है ममता बनर्जी के लिए सबसे शॉकिंग ये होगा कि वो मुस्लिम एमएलएस, वो मुस्लिम लीडर्स जो उनके खास हुआ करते थे, उन्होंने भी बगावत कर दी। और अभिषेक बनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग होगा हावड़ा में बगावत। हावड़ा की डायमंड हार्बर सीट से अभिषेक लोकसभा के मेंबर हैं। इस इलाके की 9 असेंबली सीटें तृणमूल ने जीती हैं, लेकिन आज 9 में से 8 विधायक ऋतव्रत बनर्जी के साथ थे। ऋतव्रत के साथ साथ ममता ने संदीपन साहा को भी पार्टी से निकाला था, क्योंकि सबसे पहले संदीपन साहा ने ही स्पीकर को लिखकर दिया था कि अभिषेक बनर्जी ने जो चिट्ठी स्पीकर को सौंपी है उसमें उनके साइन फर्जी हैं। आज संदीपन साहा तृणमूल कांग्रेस विधायक दल के डिप्टी लीडर बन गए। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के चक्कर में पार्टी की हालत खराब हुई, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब 60 विधायक लोकतांत्रिक तरीके से एक दूसरे से बात करके सबकी राय लेकर जनता के लिए काम करेंगे। 2/3 से ज्यादा विधायक गण ने ऋतव्रत बनर्जी को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अखरुज जमान को, चीफ व्हिप मुझे, शिवली दी को, जावेद दा को और साबिना दी को डेप्यूटी लीडर के तौर पे चुने हैं। तो ये परिषदीय मामला है, इसमें जो परिषदीय दल डिसाइड करेगा वही होगा। दल उसके बाद क्या कर रहा है वो लोग जवाब देंगे, लेकिन अभी से, इस वक्त से यही ब्लॉक ऑपोजिशन, मेन ऑपोजिशन है, ये रिकॉग्निशन विधानसभा में मिल चुका है। कि आपका नाराजगी किसके ऊपर है? अभिषेक बंदोपाध्याय के ऊपर? जिस तरीके से दल फंक्शन कर रहा था उसके ऊपर है।
आज एक रेजोल्यूशन फॉरवर्ड करता है जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी, जो रेजोल्यूशन फॉल्टी है, कानूनी सही नहीं है, जिसके कारण इतने सारे विधायक को प्रॉब्लम में गिरना पड़ रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी तो जो फॉरवर्ड किया है उसको लेना ही पड़ेगा। कल्चर हम लोग चेंज करेंगे, सब आलोचना करके सिद्धांत लिया जाएगा, किसी एक व्यक्ति का सिद्धांत से नहीं चलेगा। ऐसा लगता है कि आज जो हुआ उससे ममता बनर्जी को काफी सदमा लगा है। न वो कैमरे के सामने आई, न ममता ने कोई बयान दिया। उन्होंने कल्याण बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, शोभनदेव चटर्जी, डोला सेन, कुणाल घोष और फिरहाद हाकिम जैसे करीबी नेताओं के साथ मीटिंग की। अभिषेक बनर्जी भी ममता के घर पहुंचे। इसी दौरान कल्याण बनर्जी ने सोशल मीडिया पर तृणमूल कांग्रेस का एक बयान पोस्ट किया, जिसमें पुरानी परंपरा का हवाला दिया गया। दावा किया गया कि पहले भी नेता विपक्ष का चयन जिस तरीके से होता आया है उसी पैटर्न पर इस बार भी काम होना चाहिए। पार्टी के फैसले के मुताबिक शोभन देव को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना चाहिए। इसके बाद ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की सारी कमेटियां भंग कर दी। बताया गया कि मौजूदा हालात को देखते हुए पार्टी को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। जल्दी नए कमेटियों का ऐलान किया जाएगा। मीटिंग के बाद कुणाल घोष ने कहा, जिस व्यक्ति को पार्टी से बाहर किया जा चुका है उसे स्पीकर तृणमूल कांग्रेस विधायक दल का नेता बना दें, ये कैसे हो सकता है। पार्टी इस मसले पर कानूनी राय ले रही है। अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। कुछ लोग कुछ ट्रैप में आकर कुछ किया है, तो उसके तरफ से एक खत जमा हुआ है, हमारा तरफ से एक खत जमा हुआ है, और एक एक्सपेल्ड दल बदलू को वो स्पीकर साहब रूम का चाबी अलाउ किया है। बाकी हमारा लीडरशिप पूरा पार्लियामेंट्री जो रीति है, जो लीगल पॉइंट्स है, देख रहे हैं। वो लोग बोल रहा है ममता दीदी को वो रेस्पेक्ट करता है, लेकिन ममता दीदी को रेस्पेक्ट करता है और शोभनदेव चट्टोपाध्याय को वो नहीं मान रहा है, वो कैसा हो सकता है। कहाँ शोभनदेव चटर्जी 10 टाइम्स एमएलए, तृणमूल कांग्रेस का फर्स्ट एमएलए, और कहाँ ये रेप केस का ये पीलो पिक्चर वाला, वो एक बार सीपीएम से लात खाया है, दूसरे बार तृणमूल से लात खाया है। एक एक्सपेल्ड एमएलए को वो बार बार उसको इतना पार्टी चेंज करने का जरूरत क्यों होता है, उसका क्या क्रेडिबिलिटी है। वो तो अभी इतना बुरा बोल रहा है, तो उसका अगर हिम्मत हो तो तृणमूल कांग्रेस को सिंबल छोड़ के तो उसको आना चाहिए था। पूछ कर आइए तृणमूल कांग्रेस किसका है। लोग बोलेंगे ममता मीन्स तृणमूल, तृणमूल मीन्स ममता दीदी, तो इसके साथ दूसरा कोई कंपैरिजन नहीं होता। कुणाल घोष को जवाब दिया तृणमूल कांग्रेस के नए चीफ विप अखरुज्जमान ने। उन्होंने कहा, फैसला तो हो चुका, अब कुणाल घोष जो चाहे कहते रहें, कोर्ट जाना है कोर्ट जाएं। स्पीकर ने भी लीगल एक्सपर्ट से राय मशवरे के बाद ही फैसला किया है। अखरुज्जमान ने कहा, अभी तो 80 में से 60 विधायक साथ आए हैं, जो 20 एमएलए अभी खामोश हैं वो भी देर सवेर रितव्रत के साथ ही आएंगे। तो आइन के कानूनी कार्रवाई है। स्पीकर को पूछिए जो क्यों किया है, स्पीकर को पता है एक्सपेल किया है कि नहीं किया। वो जो हमारा परिषद दल को जो अप्रूवल दिया है, ये ऑनरेबल स्पीकर दिया है, ये तो कानून मान के किया है। पुनर्विरोध किया बोल रहा है रास्ता में, वो तो उसका उत्तर देने का मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ। तो कितने विधायक आपके साथ है इस बार? 60 विधायक हम लोग के साथ। विधायक ने आज सिग्नेचर 58। तो क्या आने वाले दिनों में और विधायक आपके साथ जुड़ सकता है? टाइम जब आएगा बोलेंगे, मैंने आने के लिए सब तैयार है। टाइम जब आएगा उसका बात बुझा जाएंगे क्या होगा कि नहीं होगा। कुणाल घोष को जवाब विधायक जावेद अहमद खान ने भी दिया। उन्होंने कहा, आज जो भी हुआ डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ, सब विधायकों को अच्छा लगा, लेकिन ममता के राज में ऐसा नहीं होता था। वहां नेता थोप दिए जाते थे, फैसले में किसी की राय नहीं ली जाती थी, सीधा फरमान आता था, और ऐसी पार्टी में वो रहना ही नहीं चाहते। आज के दिन में सर में किसी को थोप दिया जाए। आज हम लोग यहाँ पर बैठ के हम लोग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ठीक किया, 60 आदमी मिलके। हम लोग को पता भी नहीं है, हम लोग गए, अटेंडेंस साइन किया, बोला क्या नाम है, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, ये फलाना डिप्टी लीडर होगा, ये फलाना होगा।
तो ये पार्टी क्या नाम है, क्या इसमें हम लोग रहने का कोई वो है, रहने का जरूरत है? ऐसे पार्टी में तो रहना नहीं चाहिए जहां डिक्टेटरशिप चले। अभिषेक बनर्जी हो या दीदी का कोठरी हो, 8 आदमी का 6 आदमी का, किसी को उसमें घुसने नहीं दिया जाए और बुल एडवाइस में पार्टी चलाया जाए, ऐसे लोगों को हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तृणमूल कांग्रेस में बगावत हो रही है और बीजेपी के नेता खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। शुभेंदु की सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा, ये सबको पता था कि तृणमूल कांग्रेस में बगावत होगी, लेकिन इतनी जल्दी होगी और इतने बड़े पैमाने पर होगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। तृणमूल कांग्रेस 15 साल किस तरह का चोरी हो सकता है, किस किस तरह का, वो हम लोग को बताए, जनगण को बताए। लेकिन एक विरोधी दलों नेता को सिलेक्शन के लिए विधायकगण सिग्नेचर चोरी करेगा, ये हम लोग का ये एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर चला गया। और हम लोग को पता था कि ये तृणमूल ये नया सरकार होने के बाद इनका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, जिस तरह से इतना बड़ा मैंडेट बंगाल के लोग हम लोग को दिए हैं। लेकिन ये भी हम लोग को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना जल्दी तृणमूल कांग्रेस का माने टूटते ये अवस्था हो जाएगा कि ममता बनर्जी का हाथ में भी अभी तृणमूल कांग्रेस जा रहा है। अभी ममता बनर्जी भी शायद वो तृणमूल कांग्रेस का क्या बोले फाउंडर मेंबर भी नहीं रहेगा। ये सच है कि अभिषेक बनर्जी का जो एरोगेंस, उनका जो व्यवहार, उनका जो एक तरफ पुलिस और एक तरफ शेख शाहजहां और शेख जहांगीर को इस तरह का लोग लेकर उनका जो बात, उनका जो रिस्पेक्ट ना देना, उनका जो औद्धत्य जिसको बोलते हैं एरोगेंस, वो बंगाल के लोग एकदम ठीक तरह से लिया नहीं। दिलीप घोष भी बोले, कहा यह तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो कुछ विधायक ममता के साथ बचे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब तृणमूल कांग्रेस में सिर्फ बुआ और भतीजा ही रह जाएंगे। और यही हर्ष होना था। मैं पहले भी बोला था कि चुनाव है, अगर टीएमसी हार जाएगा तो पार्टी ही टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, एक फैमिली पार्टी था, लोग वहाँ से निकलना चाह रहे हैं और डर के मारे नहीं निकल पाते थे। और जो माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था ये परिवारवाद खत्म होना चाहिए, उसी दिशा में एक कदम है। तो लोग लगे हुए हैं, परिवारवाद से निकल के आ रहे हैं, अच्छा है, रास्ता बन गया है। अब जो लोग अभी भी खड़े हैं वो भी भागेंगे, लास्ट में बुआ और भतीजा दोनों ही रह जाएंगे और कोई नहीं रहेगा। आज कांग्रेस के नेता ममता के विरोधी अधीर रंजन चौधरी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अधीर रंजन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो होना ही था। ममता अब तक जो दूसरों के साथ करती थी, अब वो उनके साथ हो रहा है। अधीर रंजन ने कहा, हकीकत यह है कि जो लोग ममता से दूरी बना रहे हैं सारे करप्ट हैं, जेल जाने से बचने के लिए तृणमूल से भाग रहे हैं। खेल जो खेलने में ममता बनर्जी माहिर थी, आज वो खुद देख रहे हैं कि बीजेपी वो खेल खेलने में उससे ज्यादा माहिर बनते उभर रहे हैं बंगाल में। ये एक नाथ शिंदे मॉडल बंगाल में अपनाए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी को जितने नुमाइंदे, उन लोगों को जिताने में सबसे बड़ा एक बड़ा भूमिका अदा किया था मुसलमानों ने। तो उन एमएलए को डर है कि अगर मैं सीधे बीजेपी में शामिल हो जाए तो मुसलमान लोग हमें रहने नहीं देंगे, और बीजेपी को ये लग रहे हैं कि इन लोगों को अगर लेंगे तो हमारा भी बदनाम हो जाएगी। चलो, न नाम न बदनाम, दूर में रहना बेहतर है। तो इसलिए आधा गज की दूरी रहना बहुत जरूरी, ये रुख अपनाते हुए ये सारे खेल खेले जा रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टूट जाएगी ये तो दिखाई दे रहा था, लेकिन इतनी जल्दी टूट जाएगी, इतने बड़े पैमाने पर बगावत हो जाएगी, 80 में से 60 एमएलए छोड़ देंगे, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। जिसे ममता ने पार्टी से निकाला उसके साथ 60 एमएलए चले गए। इसका मतलब है बंगाल में सिर्फ जनता नाराज नहीं थी, ममता के अपने एमएलए भी उनसे नाराज हैं। हैरानी की बात है कि ममता के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और उन्हें पता ही नहीं चला।
जब ममता ने मीटिंग बुलाई थी तो सिर्फ 20 एमएलएज आए थे। ममता के धरने में न पब्लिक आई, न एमएलएज, न एमपीज। तो भी ममता को अंदाजा नहीं हुआ कि बगावत होने वाली है। अब ममता किसे दोष देंगी? आज तो उनके अपनों ने ही उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। पहले सरकार गई, अब विपक्ष की पोजीशन भी हाथ से चली गई। सवाल यह है कि अब लोकसभा के एमपी भी साथ छोड़ेंगे? क्या पार्टी का नाम और सिंबल भी ममता के हाथ से निकल जाएगा? ममता के लिए आज कुछ और बुरी खबरें भी आई। जब अभिषेक बैनर्जी ममता के घर पर मीटिंग कर रहे थे, उसी वक्त ईडी की टीम अभिषेक बैनर्जी के घर पर पहुंच गई। टीचर भर्ती घोटाले में पूछताछ के लिए अभिषेक को समन दिया। अभिषेक को 15 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता जयप्रकाश मजूमदार को आज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उनके खिलाफ एक मकान पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज थी। ममता को एक और बड़ा झटका लगा कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से। आज फिरहाद हाकिम ने मेयर पद से रिजाइन कर दिया। दिन में फिरहाद ममता के घर पर बैठे थे। आज शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता, हावड़ा, साउथ 24 परगना को लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग ली थी। इस मीटिंग में फिरहाद हाकिम भी पहुंचे थे। फिरहाद हाकिम ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार नगर निगम के चुने हुए लोगों को काम नहीं करने दे रही, अफसरों के जरिए फैसले करवा रही है, इसलिए वो सम्मानजनक तरीके से मेयर का पद छोड़ना चाहते हैं। कुणाल घोष ने कहा कि फिरहाद हाकिम ने ममता बनर्जी से पूछकर इस्तीफा दिया है। कोलकाता का मेयर फिरहाद हाकिम साहब ममता बनर्जी और सुप्रीमो उनको रिक्वेस्ट किए थे, वो रिजाइन करना चाहते हैं। वो एक सम्मानजनक एग्जिट चाहते हैं क्योंकि डिफंक्ट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट कॉरपोरेशन। तो ममता बनर्जी अभी तक परमिशन नहीं दिया था, लेकिन आज नवान्न में एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग से ये साफ हो गया कि कॉरपोरेशन डिफंक्ट कर दिया गया। बॉबी हाकिम जी को सीनियर लीडर उनका पूरा रेस्पेक्ट, मर्यादा ठीक ठाक रखने के लिए और एज कॉरपोरेशन प्रैक्टिकली दैट इज बीन डिफंक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो आज हमारा लीडर ममता बनर्जी उनको रिजाइन करने के लिए परमिशन दिया है। बगावत करने वाले तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि फिरहाद हाकिम जैसे नेता बीच का रास्ता खोज रहे हैं। फिरहाद हाकिम ने कोलकाता नगर निगम के मेयर की कुर्सी छोड़कर पहला कदम उठाया है। हो सकता है कल को वो भी हृदव्रत के साथ खड़े दिखाई दें। बंगाल में नगर निगमों के अध्यक्षों, नगर पंचायतों और पंचायतों के नेताओं ने भी तृणमूल कांग्रेस से किनारा कर लिया है। 100 से ज्यादा पार्षद पार्टी छोड़ चुके हैं। कहीं पर तो पार्टी का दफ्तर बीजेपी को गिफ्ट कर दिया, कहीं नेताओं ने कटमनी वापस करना शुरू कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर ताले लग गए हैं। ये सब पार्टी में टूट के संकेत हैं। इसीलिए मैंने कहा क्या ममता का हाल भी उद्धव ठाकरे जैसा होगा? क्या उनका भी सिंबल जाएगा? क्या उनका भी पार्टी का नाम जाएगा? आज दिल्ली में दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। मालवीय नगर के एक होटल में भयानक आग लगी। 21 लोगों की दुखद मौत हो गई। 40 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हैं। 10 से ज्यादा लोग वेंटिलेटर पर हैं, इसलिए मरने वालों की फिगर बढ़ सकती है। जिन 21 लोगों की मौत हुई है उनमें से 11 विदेशी नागरिक हैं। इस हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हुई है। आज सुबह करीब 8 बजे मालवीय नगर के फ्लोरिस्ट स्टे होटल में आग लगी और कुछ मिनटों में लपटों ने पूरे होटल को चपेट में ले लिया। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आग लगने से बिजली कट गई, पावर कट गई, तो मेन गेट लॉक हो गया। डिजिटल लॉक था, लोग बाहर नहीं निकल सके। कमरों में मौजूद लोगों ने खिड़कियों से निकलने की कोशिश की, लेकिन ग्लास की सारी विंडोज सील्ड थी। लोगों ने किसी तरह खिड़कियां तोड़ी, कोई दूसरी मंजिल से कूदा, कोई तीसरी मंजिल से। एक माँ ने अपने बेटे को सीने से चिपकाया और तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। ये होटल मैक्स हॉस्पिटल के पास है, इसलिए जो लोग बाहर से इलाज कराने आते हैं
उनके परिजन इस होटल में ठहरते थे। ज्यादातर विदेशी थे। कुछ लोग छत की तरफ भागे, उनकी जान बच गई, लेकिन जो लोग कमरों में फंस गए उनको तो सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती, फायर टेंडर्स काम करना शुरू करते, तब तक आसपास के लोग इकट्ठा हो चुके थे। आम लोगों ने आग के बीच फंसे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की, खिड़कियों के ग्लास तोड़े और जमीन पर गद्दे बिछा दिए। कमरों में फंसे लोगों को गद्दों पर कूदने को कहा, लेकिन इतनी ऊंचाई से कूदने पर भी कई लोगों की मौत हो गई। आग ने भयंकर रूप ले लिया है और होटल में लगी हुई आग। उठा लो उठा लो उठा लो, इसको उठा लो। देखो ये लोग कैसे कूद रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और है कोई, कूदा दो, गद्दे में कूद जाओ यहाँ पर। और लेडीज को यार बोलो गद्दे में कूद जा, कोई ऑप्शन नहीं बचा। गाड़ी अभी तक नहीं आई दमकल की। गद्दे उठा। आग लगने के करीब 20 मिनट बाद फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे, लेकिन रास्ता सकरा था, इसलिए होटल तक फायर फाइटर्स को पहुंचने में करीब 1 घंटे का वक्त लग गया। और इस हालात में 1 घंटे का वक्त बहुत क्रूशल होता है। आग पूरे होटल में फैल चुकी थी, मेन गेट लॉक था, खिड़कियां सील्ड थी, इसलिए फायर फाइटर्स आग के बीच फंसे लोगों तक पहुंचे ही नहीं। पहले गैस कटर से गेट को काटा गया, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 40 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने कहा अगर फायर ब्रिगेड वक्त पर आ जाती तो कई और लोगों की जान बच सकती थी। मुझे नीचे से सब्जी वालों की कॉल आनी शुरू हो गई थी कि आग लग रही है, तो हम नीचे उतर के आए, देखा तो शीशों में से आवाजें आ रही थी, हेल्प हेल्प, हाथ मार रहे थे। शीशे ना खुलने वाले नहीं थे, ये ब्लॉक थे, मतलब ऐसे भी नहीं थे खुल जाएं, टफन ग्लास थे मजबूत वाले। फिर उसके बाद हमने ईंटें और पत्थर लेके वो शीशे तोड़े थे। हमने सबने, जो लोकल के एरिया के जितने भी हैं, उन्होंने सबने शीशे तोड़े। शीशे तोड़ने के बाद जो सेकंड फ्लोर से 2 इंडियन थे वो कूद गए थे। थर्ड फ्लोर से फिर जो है 2-3 लेडीज़ें जो थी वो जंप करी थी। 80% फॉरेनर थे। फॉरेनर जी। ये 8 बजे के आसपास तो हमें पता लगी थी, ये 9 बजे के भी बाद में ये दमकल आई है जी। मैक्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता ना, उसी की वजह से ये सभी होटल खुले हुए हैं यहाँ पर। मेन वजह यही थी कि मेन एंट्री जो थी इनकी वो, ये रात में जो है 11 बजे के बाद उसको बंद कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक है। अब जैसे लाइट कटी है आग की वजह से और वो ब्लॉक हो गया। कोई ऐसा भी नहीं है कि उसमें फिजिकली उसको खोल सके, कि ऐसा होता लाइट कट जाए कुछ है उसको फिजिकली खोलना, वो भी नहीं है उसके अंदर, मोटराइज है। इस वजह से लोग, अच्छा निकासी का गेट था कोई था ही नहीं। जो टॉप फ्लोर पे कुछ पहुंच गए थे, जिन्होंने थोड़ा जीने पे धुआं था, 5-6 बंदे वो पहुंचे, वो बगल वाले होटल में कूद गए छत से। 8 बजे से ना थोड़ी बहुत आग लगने स्टार्ट हो गई थी। मैं 8:30 में ना बहुत ज्यादा आग लग गई थी। पहले गद्दा नहीं लगाया गया था, तो एक आदमी था, वो अपने बच्चे को लेकर गोद में था और वो कूद गया बिना गद्दे के। कौन से फ्लोर से कूदा वो? छत पर से कूदा था। छत से कूदा? हाँ, छत से कूदा था। तो वो उसी टाइम कूदा, तो उस टाइम तो गद्दा था नहीं, गद्दा नहीं था, तो मुझे लगता है वो उसकी डेथ हो गई हो। बच्चा कितना बड़ा रहा होगा उस वक्त? छोटा सा था, लेकिन अंदर से लॉक था गेट। और आज रेगुलर बेस में क्या होता है, 6-7 बजे खुल जाता है, वो सफाई होने लग जाती है, खुल जाता है। बट पता नहीं आज ऐसे क्या हुआ, वो अंदर से लॉक था, इसके कारण कोई भी निकल ही नहीं पाया। इस भीषण हादसे में आसपास के लोगों ने देवदूतों की तरह काम किया। जो कुछ मिला, जैसे समझ में आया, आग के बीच फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की। पास में गद्दे की दुकान थी, दुकानदार ने सारे गद्दे गली में बिछा दिए ताकि ऊपर से कूदने पर लोगों को ज़्यादा चोट ना आए। लोगों ने घरों से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश की। जो लोग खिड़कियों से कूदे उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। घरों में जो लकड़ी की सीढ़ियाँ थी, लकड़ियों की सीढ़ियाँ, उनकी मदद से पहली मंजिल पर फंसे लोगों को बचाया। नीचे से बोल रहे थे उतरो उतरो, तो वो समझ, तो एक गिर रहे थे तो वो भी बोल रहे थे हम मर जाएंगे। हेल्प मांग रहे थे ना, तो वो भी गिर रहे थे, वो भी फिर गिरे हैं 10 मिनट बाद, फिर बोल रहे थे हम मर जाएंगे। फिर वो 10 मिनट बाद गिर रहे थे,
नहीं, ऊपर से छत पर से चिल्ला रहे हाँ, हेल्प के लिए सब चिल्ला रहे थे। ये टॉयलेट वाला जो मोटा वाला पाइप है ना, वो सब ले लेके सब लटक रहे थे, ऐसे लटके हुए। मैं उधर से देखी हूँ 36-37 लाश हमने देखे हैं। हाँ जी, क्योंकि हम वहाँ पे खड़ी थी, वो उधर साइड से पार्क साइड लेके जा रहे थे। उसमें से 2 जिंदा गए हैं, मतलब जिसके पास मतलब होश हवास थे। हाँ, बाकी सब 35-36 जो ऐसे बांध के लेके गए गाड़ी में। जलने से ज़्यादा दम घुटने से मरे हैं। और एक जने के तो देखिए पूरा ऐसे मांस निकले हाथ में से, सब ऐसे निकल के मांस निकल रहे थे। सुनने में यही आ रहा है कि यहाँ पर जो है ग्लासेस जो लगे हुए थे वो फिक्स ग्लासेस थे, विंडोज नहीं थी, ब्लॉक थे पूरे। वो फिक्स ग्लासेस जैसे लगते हैं आजकल बिल्डिंग में, फिक्स ग्लासेस थे, तो वो खुलने का तो चांस ही नहीं था। तो नहीं, कुछ अंदर से लोगों ने 1-2 हथौड़ी जिनके पास मिल गया तो उन्होंने तोड़ी भी, पत्थर मार के ऊपर बाहर से भी नीचे से भी पत्थर मारे। अंदर से जो लोग थे उन्होंने भी अंदर से हैमर से और इससे उससे करके तोड़ा। बट जब तक वो इतना अंदर इतना गुबार हो गया था धुएं का कि वो धुएं में ही कितने लोग तो वैसे ही और बेहोश हो गए, कुछ हो गया, और कपड़े फट गए, कपड़े जल गए। कुछ तो मतलब ऐसे दर्दनाक हादसा था कि कुछ लोग तो बिना कपड़ों के ही नीचे गिर रहे हैं। हालात बहुत ख़राब थे। 4th फ्लोर तो सबसे लास्ट में पहुंचे, तो वहाँ के जो लोग थे बोरियों में उठा के मैक्स हॉस्पिटल की गाड़ियाँ थी और दिल्ली सरकार की गाड़ियाँ थी, तो उनको बोरे में डाल के कैसे कपड़ों में बांध के ले गए हैं। कुछ को मैक्स ले गए हैं और कुछ को ड्रामा सेंटर ले गए थे, क्योंकि मैक्स भी फुल हो गया था। कितनी दुख की बात है कि इस अग्निकांड का शिकार होने वाले ज़्यादातर लोग वो हुए जो अपने परिवार वालों का इलाज कराने दिल्ली आए थे। गुरुग्राम का एक परिवार इसी होटल में ठहरा था। परिवार के एक बुजुर्ग मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थे। घर के लोगों को रोज गुरुग्राम से दिल्ली आने में दिक्कत होती थी, इसलिए हॉस्पिटल के पास होटल में कमरा बुक कर लिया। लेकिन आज इस अग्निकांड में इस परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह बिहार के रहने वाले विशाल भी इस हादसे में बुरी तरह घायल हुए। विशाल मैक्स में फिजियोथेरेपी करवाने के लिए आए थे, इसी होटल में ठहरे थे। आग लगी तो तीसरी मंजिल से कूद गए। जान तो बच गई, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण कई जगह फ्रैक्चर हो गया। मौसी जी थी, उनकी बेटी थी ये, उनकी बेटी, उनके हस्बैंड, उनकी 2 बेटियां, साथ में उनकी मदर, सब लोग एक साथ एक्सपायर हो गए। घर में कोई नहीं बचा जी, होटल में रुके थे। कहाँ के रहने वाले थे लोग? कब आए थे, कब चेक इन किया था यहाँ पे? इतनी तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि वो उनके फादर एडमिट थे। मेरे जो ब्रदर इन लॉ लगते थे, उनके फादर एडमिट थे, तो वो लोग डेली अप डाउन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे होटल लिया था जी। तो आज सुबह पता चला कि ऐसे ऐसे आग लग गई। हमारे एक रिलेटिव्स उस होटल में स्टे किए हुए थे। 10 डेज पहले मैक्स में ही उनका इलाज चल रहा था फिजियोथेरेपी का। तो डॉक्टर ने उनको सलाह दिया कि आप 2 दिन 3 दिन के बाद अपना फिजियोथेरेपी कराने आते रहो। तो उन्होंने 10 डेज के लिए, वो जिस होटल में भी आग लगी है, तो उस होटल को स्टे किए 10 डेज के लिए। आज सुबह हम लोगों को पता चला कि इस होटल में आग लग गई। तो आग लगते हुए उनके कमरे में थोड़ी सी आग की लपट आई, तो झुलस गए, हाथ में थोड़ी सी झुलस आई है उनकी, और वो तीसरे फ्लोर से शीशा तोड़ के कूद गए नीचे। कूदते ही उनके कमर में काफ़ी चोटें आई हैं। कमर डॉक्टर की तरफ से बताया कि फ्रैक्चर हो गया। होटल मैनेजमेंट की तरफ से तो कुछ भी मिला ही नहीं है हमें, तो उन्होंने ही अपने तरफ से अपने हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, और बाकी तो अभी होश में है। होश में आए तो कॉल आया कि हमारे पास, जो एक्चुअली लुधियाना रहते हैं, हमारे 4 रिलेटिव लुधियाना रहते हैं, वहाँ से मैं आया हूँ। तो फिर वो, हाँ अभी बात हुई है, अभी ठीक है, होश में है, बट फ्रैक्चर हो गया कमर, तो थोड़ी परेशानी तो है। कितने परिवार वालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। एक एक की कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। अब आग बुझ गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। दिल्ली नगर निगम ने अग्निकांड की हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली के मेयर प्रवेश वाहिद ने निगम कमिश्नर से 3 दिन में अग्निकांड की जांच की रिपोर्ट मांगी है। हादसे के बाद दिल्ली सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आशीष सूद मौके पर पहुंचे। आशीष ने कहा, इस हादसे की जांच हो रही है, जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
इस इलाके की सभी होटल्स की जांच कराई जाएगी। जहां भी गड़बड़ी मिलेगी उन सबको सील कर दिया जाएगा। इस दुखद घटना पर पूरा प्रशासन चिंतित है, व्यथित है और हम सब इसको मिलकर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके संदर्भ में जो एनफोर्समेंट के एक्शन है, जिन बिल्डिंग्स के पास जरूरी कागजात, जरूरी अनुमतियां नहीं हैं, और जैसे ये बिल्डिंग भी, इसकी अनुमति 2024 में दी गई। जो आज ये दुखद घटना हुई है, 2024 में 6 कमरों की B&B चलाने की अनुमति दी गई। तो ऐसे ही अब हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त NOCs नहीं है उसको सील किया जाएगा। उनकी अनुमति, जो वायलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा। इस बिल्डिंग के दोषियों को, इस बिल्डिंग का मालिक जिसने पूरी वायलेशन किया, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। आशीष सूद ने जो कुछ कहा वो सरकारी बात है। सच्चाई ये है कि इस मामले की जांच की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इलाके का हर व्यक्ति सच जानता है। जिस होटल में आग लगी उस फ्लोरिश स्टे होटल का मालिक लवकेश बजाज है। लवकेश बजाज के अलावा उसके 2 और पार्टनर्स हैं और सबके सब फरार हैं। इस इलाके में लवकेश के परिवार के 1-2 नहीं बल्कि इस तरह के 7 होटल और गेस्ट हाउसेस हैं। लेकिन इन लोगों के पास होटल चलाने का कोई लाइसेंस नहीं है, फायर डिपार्टमेंट का कोई NOC नहीं है, सेफ्टी के किसी नियम का पालन नहीं होता। अब सवाल है कि जब कुछ है नहीं तो बिना लाइसेंस के होटल चल कैसे रहे हैं। इलाके के लोग बताते हैं कि इस तरह के जितने भी होटल चल रहे हैं उन्होंने होम स्टे का लाइसेंस ले रखा है। दिल्ली सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए 2007 में बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी लॉन्च की थी। इस पॉलिसी के तहत मकान मालिक अपने घर में टूरिस्ट को कमरे किराए पर दे सकते हैं। एक मकान में ज्यादा से ज्यादा 8 कमरे किराए पर दिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर 6 बेड लगाने की इजाजत है। फ्लोरिश स्टे होटल के लवकेश बजाज को भी अपने घर में 6 कमरों का होम स्टे चलाने की परमिशन थी, लेकिन लवकेश ने इसे 5 मंजिला 25 कमरों वाला होटल बना दिया। बेसमेंट में भी 2 कमरे बना दिए और ऊपर की मंजिलों पर 5-5 रूम्स तैयार कर दिए। इस इलाके की RWA के प्रेसिडेंट मोहम्मद सरफराज खान ने बताया, इस इलाके में गैर कानूनी तरीके से होटल चल रहे हैं, ये सबको पता है, लेकिन प्रशासन कभी कोई एक्शन नहीं लेता। सर, सबका एक ही सिस्टम से चल रहा है होटल, और लोकेश बजाज जी के ही हैं ये सारे होटल। कम से कम इस लाइन में 3-4 होटल हैं उनके, और 1-2 उनके रिलेटिव्स हैं, उनके हैं शायद। अंदर गली में हैं, बैक साइड में हैं। कुल मिला के 7-8 होटल्स हैं यहाँ पे। और मेरे ख्याल से जिस रूल रेगुलेशन से होटल यहाँ होने चाहिए, वो एक भी होटल की NOC नहीं है, कोई फायर सिस्टम नहीं है होटलों के अंदर। और शायद अगर ये सिस्टम से होता तो शायद इतनी जानें आज ना जाती जितनी जानें जा चुकी हैं। एक ही परमिशन है, बाकी उसके अंदर ज़्यादा रूम है और कोई सिस्टम नहीं है। अगर सिस्टम होता तो मैंने अभी बताया कि शायद इतनी जान ना जाती। ये बात सही है कि मालवीय नगर के इस इलाके में बहुत सारे घर ऐसे हैं जो होटल में तब्दील हो चुके हैं, और हालत यह है कि कोई हादसा होने पर रेस्क्यू टीम का वहां पहुंचना भी मुश्किल है। आज हमारे रिपोर्टर्स ने इस इलाके के बारे में जो बताया वो चौंकाने वाला है। जिस होटल में आग लगी उस होटल से महज 100 मीटर की दूरी पर दूसरा होटल है, ग्रीन रेजिडेंसी। इस होटल के मालिक को भी 6 कमरों में टूरिस्ट ठहराने की परमिशन मिली है, लेकिन ग्रीन रेजिडेंसी में 28 कमरे बने हैं। होटल के बेसमेंट में 6 रूम बनाए गए हैं। हालात ऐसे हैं कि अगर कोई हादसा हो जाए तो होटल में ठहरे लोगों का बचना नामुमकिन होगा। मालवीय नगर में जिस होटल में आग लगी उसके ठीक साथ में ये आप देख सकते हैं ग्रीन रेजिडेंसी होटल है, और इसमें भी आप देख सकते हैं ऊपर 5 मंजिला तक ये पूरा होटल बना हुआ है। ये इसका बेसमेंट है, ये इसका फ्रंट है। बेसमेंट में चलते हैं कि आखिर किस तरीके का कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे हुआ है। ये आप देखेंगे, ये इस होटल का बेसमेंट है, और यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बेसमेंट के अंदर भी यहाँ पर कमरे
बने हुए हैं। ये आप देखेंगे कि ये एक कमरा है यहाँ पर, जो कि एक लेडी यहाँ पे है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये भी रूम इसी तरीके से यूज किया जा रहा था। B1, B2 एक ये दूसरा कमरा है, ये लॉक है। ये बेसमेंट के अंदर जो रूम बने हुए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीसरा रूम है, ये B3 है, ये आप देख सकते हैं, ये भी अंदर से लॉक है। ये B4 है, ये भी अंदर से लॉक है। पूरा होटल जो है वो खाली करा लिया गया है, जिस तरीके से मालवीय नगर के होटल में आग लगी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं B5, ये सॉरी आप ये देखिए, इसके अंदर कुछ लोग रह रहे हैं, और ये B5 कमरा नंबर है। और इसके अलावा B6, ये देखिए, ये भी एक रूम है, जो ये बेसमेंट के अंदर 6 रूम बने हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की घोर लापरवाहियां जो है वो यहाँ पर हो रही हैं। और पीछे से फिर एक स्टेज जो है वो यहाँ पर जा रही है, और आप देखेंगे बेसमेंट के ऊपर यहाँ पर बिजली के तारे जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा जो मालवीय नगर इलाका है वहां पर होटल किस तरीके से बने हुए हैं। पीछे आप देखेंगे बेसमेंट के ऊपर अगर आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो यहाँ पे एक किचन यहाँ पर बनाया हुआ है, और यहाँ पर भी बकायदा एक बेड यहाँ पर लगा हुआ है। शायद यहाँ पर जो स्टाफ होगा या जो लेबर होती होगी वो यहाँ पर रहती होगी। तो बेसमेंट के अंदर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो आसपास के होटल हैं वहां पर किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, किस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर की गई है। और बेसमेंट के अंदर आप देखिए 6 रूम बने हुए हैं, एक ही बेड। निश्चित रूप से यहाँ पर कोई स्टाफ जो है वो रहता होगा, जो यहाँ पर लोगों को जो रहते हैं उनको सर्व करता होगा। दिल्ली में 21 बेकसूर लोगों की मौत लालच, लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा है। गैर कानूनी बिल्डिंग बन गई और म्युनिसिपल कमिश्नर को पता नहीं चला। गेस्ट हाउस चलने लगा और इंस्पेक्शन कमेटी को पता नहीं चला। दिखाए 5 कमरे कागज पर और बना दिए 25। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। न फायर प्रोटेक्शन था, न खिड़कियां, न वेंटिलेशन। मौत का कुआं तैयार हो गया, पर फायर डिपार्टमेंट ने कभी ऑडिट नहीं किया। गैर कानूनी गेस्ट हाउसेज में विदेशी नागरिक रहते थे, तो भी पुलिस ने कभी चेक नहीं किया। आज आसपास के सारे गेस्ट हाउस और होटल वाले अपनी अपनी प्रॉपर्टी का शटर गिराकर भाग गए। इसका मतलब साफ है, गड़बड़ सबने की है और इसमें अफसरों की मिली भगत है। जिन 21 लोगों की जान गई वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जिस अफसर ने आंख बंद रखने के लिए मोटा माल खाया है, उनका पूरा का पूरा हिसाब होना चाहिए। अगर अब भी एक्शन नहीं हुआ तो फिर ऐसा हादसा दोबारा होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब गुजरात की बात करते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ गुजरात पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। अहमदाबाद के अलावा सूरत, राजकोट, वडोदरा, भरूच और नवसारी समेत कई शहरों में रात भर अभियान चला। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन डेल्टा हंट। 24 घंटे में 700 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। इनमें से 200 से ज्यादा घुसपैठियों की पहचान भी कंफर्म हो गई। पकड़े गए लोगों ने माना कि वो बांग्लादेशी हैं, गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसे थे। इन लोगों के पास बांग्लादेश के आई कार्ड भी मिले। बाकी लोगों के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने दिया था। हर्ष सांघवी गुजरात के होम मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने कल सभी जिलों के पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग की। अफसरों को बताया कि सरकार ने गुजरात में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज को काम पर लगाया था। ज्यादातर जिलों से रिपोर्ट आ चुकी हैं। इसकी डिटेल्स अफसरों के साथ शेयर की गई। सभी जिलों में एक साथ ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाने का आदेश दिया गया। एक्शन शुरू हुआ। अहमदाबाद से 300, राजकोट से 31, कच्छ से 35 और वडोदरा से 7 घुसपैठिए पकड़े गए। घुसपैठियों के खिलाफ गुजरात पुलिस का यह ऑपरेशन अभी जारी है। राज्य के अलग अलग इलाकों में रेड्स हो रही हैं, घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है। अहमदाबाद में ऑपरेशन डेल्टा हंट की कमान ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर शरद सिंघल ने संभाली। शरद सिंघल ने बताया कि अहमदाबाद पुलिस ने पिछले साल भी चंदोला इलाके से 465 घुसपैठियों को पकड़कर वापस भेजा था, लेकिन हैरत की बात यह कि उनमें से कई फिर वापस आ गए और इस बार अकेले नहीं आए, अपने साथ कुछ और बांग्लादेशियों को लेकर आए। गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने बताया कि पूरे गुजरात में 6000 से ज्यादा लोगों की जांच की जा रही है। 362 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो गई है। हर्ष सांघवी ने कहा कि घुसपैठियों को तो वापस भेजा जाएगा, लेकिन
उन लोगों के खिलाफ भी लीगल एक्शन होगा जिन्होंने घुसपैठियों को पनाह दी। कुल मिला के 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है। इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। पुलिस ने जब रेड चालू की तभी साथ ही रेलवे स्टेशन, हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स पे, बस स्टेशन पे एक पेट्रोलिंग चालू रखा था, नाका लगाया गया था। 18 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो भागने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी पकड़ा गया है। कि आने वाले दिनों में ये जो इन लोगों की तहकीकात चल रही है उनमें से काफी और नंबर्स भी उसमें बढ़ेंगे। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा, काम के लिए नौकरी दी होगी, और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आने वाले दिनों में गुजरात के कोने कोने में गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी। एक एक बांग्लादेशियों को पकड़ के उनके देश वापस लौटाने का काम करेगी। सवाल यह कि गुजरात में जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं वो कहां से आए, कैसे आए? इस बात के सबूत हैं कि ये सब बंगाल के रास्ते से आए थे। ममता बनर्जी की सरकार थी। बंगाल में आधार कार्ड बनाना, पासपोर्ट बनाना और पैन कार्ड हासिल करना आसान था। बांग्लादेश से आने वाले ये लोग माफिया के जरिए आते हैं, दलालों को अच्छी खासी रकम देते हैं। ये एजेंट्स डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं और इलीगल माइग्रेंट्स को देश भर में पहुंचाने का काम करते हैं। हर काम के लिए पैसा लेते हैं। इसलिए बांग्लादेशियों के साथ साथ इन एजेंट्स के नेटवर्क पर भी एक्शन होना चाहिए। उनकी संपत्ति जब्त करके, प्रॉपर्टी को बेचकर बांग्लादेशियों को अपने आप वापस लौटने का इंसेंटिव देना चाहिए, क्योंकि ये घुसपैठिए पूरे देश में फैले हुए हैं। ये भारत से पैसा कमाकर बांग्लादेश भेजते हैं, हमारे नागरिकों का हक मारते हैं, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं। ये सिलसिला तभी बंद होगा जब इन्हें लाने वाले एजेंट्स पर क्रैकडाउन होगा। अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक से अच्छी खबर आई, नई सरकार का गठन हो गया। सिद्धरमैया की जगह डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बन गए। सिद्धरमैया के करीबी जी परमेश्वर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया और डीके शिव कुमार के साथ 12 मंत्रियों ने आज शपथ ली। सिद्धरमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धरमैया को भी मंत्रिमंडल जगह मिली है और शपथ ग्रहण समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के अलावा केरल, हिमाचल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री बनने के बाद डीके शिव कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। उनकी जगह बीके हरि प्रसाद को कर्नाटक कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। शपथ ग्रहण के बाद डीके शिव कुमार ने सबसे पहले सरकारी बसों में स्टूडेंट्स को मुफ्त यात्रा का ऐलान किया। अब तक कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों में सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को फ्री में सफर करने की छूट थी। इसके अलावा शिव कुमार सरकार ने कर्नाटक में 10,000 भारत जोड़ो यूथ क्लब बनाने का ऐलान किया। इन क्लब्स के डेवलपमेंट के लिए 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दी जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए शिव कुमार सरकार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोलेगी। आज के समारोह की हाईलाइट रही डीके शिव कुमार की ज्योतिषी वीवी आराध्य। आराध्य ने स्वीरिंग इन सेरेमनी में वेस्ट फेसिंग स्टेज को ईस्ट फेसिंग करवाया। वास्तु विशेषज्ञ आराध्य ने सीएम के ऑफिस में जाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी की दिशा बदलवाई। कुर्सी नॉर्थ में थी, आराध्य ने इसे ईस्ट में करवा दिया। उनकी गारंटी है अब शिव कुमार की कुर्सी को कोई हिला नहीं सकेगा, उनके नीचे से कोई कुर्सी खिसका नहीं सकेगा। अब बेंगलुरु में वीवी आराध्य काफी डिमांड में है। बिहार की बात करते हैं। पटना में खान सर के नाम से मशहूर फैजल खान के कोचिंग सेंटर पर कल रात हमला हुआ। इस हमले में कोचिंग सेंटर का सिक्योरिटी गार्ड बुरी तरह घायल हुआ है। कल बिहार पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम के रिजल्ट आए थे। खान ग्लोबल स्टडीज के बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें सेलेक्ट हुए थे। कोचिंग सेंटर में जश्न मनाया गया। इसके बाद जब फैजल खान अपने घर चले गए तो 15-20 लोगों ने खान ग्लोबल स्टडीज के सेंटर पर हमला किया।
कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ की, वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट की। जानकारी मिलने के बाद फैजल खान भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को इस हमले की जानकारी दी। आरोप लगाया कि हमला ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद और उनके साथियों ने करवाया है। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहां मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता, क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है। यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो हो हल्ला होते रहता है। खान सर की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत कुल 3 लोगों को अरेस्ट किया है। ये सही है कि कोचिंग सेंटर्स में आपस में काफ़ी कंपटीशन रहता है। छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सफलता के दावे किए जाते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर राइवल कोचिंग सेंटर पर हमला करवाना, मारपीट करना गलत है। असल में क्या हुआ, किसने क्या किया, ये तो पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है, बमबारी हो रही है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज कहा वो जंग खत्म करना चाहते हैं। शांति के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई से मिलना भी चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। टकराव बढ़ता जा रहा है। आज ईरान ने बहरीन, कुवैत और इराक में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर हमले किए। कुवैत में ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक से इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा। इस हमले में एक भारतीय की भी मौत हुई है। बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं। ईरानी अटैक के बाद कुवैत के एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का ऑपरेशन कई घंटों तक बंद रहा। ईरान ने कुवैत के अलावा बहरीन में भी अमेरिका के नेवल बेस पर हमला किया। ईरान का कहना है कि अमेरिकी वॉरशिप ने कल रात ईरानी पोर्ट की तरफ जा रहे एक ऑयल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया था। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के कैशम आइलैंड पर मिसाइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर बम बरसाए। जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि उसने ईरान की सभी मिसाइल्स और ड्रोन्स को नाकाम कर दिया था, हवा में मार गिराया था। लेकिन कुवैत ने माना कि ईरान के हमले से उसको काफी लॉस हुआ है। 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेटेस्ट अटैक के बाद कुवैत ने ईरान के 2 डिप्लोमेट्स को अपने यहां से निकाल दिया है और ईरान को अपनी एम्बेसी के स्टाफ कम करने के लिए भी कहा है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव से पीस टॉक्स को काफी सेटबैक पहुंचा है। हालांकि अमेरिका की पूरी कोशिश है ये जंग बंद हो, जल्दी बंद हो, पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें मेनली 3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए कतई तैयार नहीं है। और तीसरा, ईरान को अपना सारा पैसा, अपने सारे एसेट्स वापस चाहिए जिन पर अमेरिका ने कब्जा किया हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन तीनों मामलों में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। लद्दाख से आई बड़ी खबर आपको बताऊं, इससे पहले इस वक्त की ताज़ा खबर आपको बता देता हूं। दिल्ली के जिस होटल में आग लगी थी, उस होटल के मालिक लवकेश बजाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो फरार थे, छुपे हुए थे। होटल मालिक को पुलिस ने ढूंढ निकाला और अरेस्ट कर लिया। इंडो चाइना बॉर्डर से आई अच्छी खबर आपको बताऊं, सीमा पर भारत के पहले गांव को मॉडल विलेज के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने पहले मॉडल बॉर्डर विलेज की फाउंडेशन रखी। भारत चीन सीमा के सबसे करीब जो पहला गांव है उसका नाम है चुमूर गांव। इस गांव को पहले मॉडल बॉर्डर विलेज के तौर पर विकसित किया जाएगा। 16,700 फीट की ऊंचाई पर बसा चुमूर गांव बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। लेकिन अब चुमूर गांव में ऑल वेदर सोलर हाउसेस बनाए जाएंगे, जिससे गांव के लोग -35 डिग्री टेम्परेचर में भी आसानी से रह पाएंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इस गांव में एक कमर्शियल ग्रीन हाउस भी बनाया जाएगा, जहां गांव के लोग पूरे साल सब्जी की खेती कर सकेंगे। गांव के लोग अपनी जरूरत पूरी करने के साथ साथ यहां उगने वाली सब्जियों को आईटीबीपी और सेना की चौकियों को भी सप्लाई कर सकेंगे।
चुमुर गांव में कुल 24 परिवार रहते हैं। अब तक ये गांव देश के बाकी हिस्सों से अलग थलग रहता था। अब इस गांव में पूरे साल पानी की सप्लाई होगी, रिन्यूएबल सोर्सेज से बिजली दी जाएगी, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनेगा, कम्युनिटी हॉल बनेगा और बच्चों के खेलने के लिए पार्क और कम्युनिटी कैफे भी बनाया जाएगा। इसके अलावा बॉर्डर एरियाज में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए यहां एक टूरिस्ट इंटरप्रिटेशन सेंटर भी खोला जाएगा। लद्दाख के एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि मॉडल बॉर्डर विलेज का मकसद बॉर्डर एरियाज का डेवलपमेंट करने के साथ साथ सीमा की सुरक्षा को बढ़ाना भी है। आने वाले समय में लद्दाख के 10 गांवों को इसी तरह डेवलप किया जाएगा। भारत के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इस गांव को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इस सीमावर्ती गांव को सशक्त, जीवंत और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि यहाँ के लोगों के जीवन में सुधार आए, रोजगार के बेहतर साधन मिले और यहाँ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। ठंडे और कठिन मौसम को ध्यान में रखकर ऐसे मजबूत घर बनाए जाएंगे जहाँ लोग सालों भर आसानी से रह सके। ऑल वेदर रोड्स, 24/7 बिजली, स्वच्छ पेयजल और मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी इन गांवों तक पहुंचाई जाएगी। हम एक ऐसे गांव को बनाना चाहते हैं जहां लोग सम्मान, सुरक्षा और आजीविका के साधनों के साथ रह सकें, जिससे कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की स्थिति और उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। आज जिन हालात में लोग रहते हैं वो देखकर दुख होता है। सीमा पर रहने वाले गांवों में रहने वालों की संख्या कम है क्योंकि यहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल है। एलजी सक्सेना के प्रयास से अब इन गांवों में रहने वालों की जिंदगी में एक नई रोशनी आएगी। इसके साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से भी ये काम काफ़ी ज़रूरी है। चीन ने अपने इलाकों में बॉर्डर एरियाज़ के गांवों को डेवलप किया है। उम्मीद है हमारे गांव चीन के गांव से बेहतर बनेंगे। आखिर में एक नज़र कल की बड़ी खबरों पर। ट्रेड डील पर चर्चा के लिए यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोर कल कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से मिलेंगे। दिल्ली में सरकार कल से फायर सेफ्टी ड्राइव शुरू करेगी। सभी बिल्डिंग्स का फायर ऑडिट किया जाएगा। अमित शाह कल शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे। मारुति देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च करेगी। 85 से 100% तक इथेनॉल से चलेगी ये कार। आज की बात में इतना ही।